नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्लानिंग करके करे रबी फसलों की खेती और ले अधिक पैदावार। अच्छी क्वालिटी की पैदावार के लिए धान फसल की कटाई, मड़ाई और भंडारण। अपने राज्य में इस साल काफी अच्छी वर्षा हुई है और जैसा कि अभी हुई बारिश की नमी को संरक्षित करते हुए आप रबी फसलों की तैयारी में जुट जाएं। तो आप किस प्रकार से करें रबी फसलों की प्लानिंग ताकि सही फसलों का चयन करके समय पर बुआई की जा सके और अच्छी उपज ली जा सके। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुनेड़ा के शस्य वैज्ञानिक। अपने को रबी की फसल की तैयारी के लिए अब जितने भी हमारे खेत हैं जो भदवाड़ है, जिनमें फसल नहीं बो रखी है, उनकी अच्छी तरीके से जुताई बुआई कर लें। और जिन फसलों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं करेंगे, उनको जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है तुरंत बाद उसमें जो है नमी के रहते हैं उसकी गहरी जुताई कर करके खेत तैयार करें। प्रदेश के बहुत से किसान भाई रबी फसलों जैसे खाद्यान्न, दलहन, तिलहनी इत्यादि की बुआई की तैयारी कर रहे होंगे। यदि किसान भाई योजना बनाकर कुछ तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर करें तो कम लागत में खेती करके पैदावार बढ़ा सकते हैं। और जिन भी फसलों को हमें आगे बुआई करनी है, जैसे सरसों है, गेहूं है, जौ है, उनके लिए हमें स्टाल सीडबेड प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट अपनाते हुए प्री सोइंग इरिगेशन पलेवा करने के बाद कम से कम 6 से 7 दिन तक खेत को पड़े रहने देना है। उस समय उस सीजन के जितने भी खरपतवार हैं वो सब के सब उग जाएंगे और उसके बाद जैसे ही हम जुताई करेंगे नमी की मात्रा कम हो जाएगी, तो जो नए खरपतवार हो गए वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। किसान भाई ध्यान रखें, पलेवा करने के बाद नमी की मात्रा ज्यादा रहे, टिल्थ प्रॉपर नहीं आए, तब तक पहली जुताई नहीं करें। किसान भाई एक चीज का और ध्यान रखें, खेत की जुताई दूसरे ऑपरेशन के लिए रात के समय ट्रैक्टर खेत में ना चलाए, इससे आसपास के कीड़े आपके खेत में इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर आप सुबह शाम चलाएंगे तो जितने भी जो कीड़े आपके खेत के अंदर, कीड़े, अंडे, उसके रोड, मादा जो भी हैं वो सब बाहर निकलेंगे और पक्षी पीछे पीछे उनको उठाते रहेंगे। तो इस तरीके से आप अगर आपके खेत की तैयारी करेंगे तो आपके खेत में कीड़ों की मात्रा कम होगी। और ऊपर नमी की मात्रा कम होने से जब तक अगला पानी या बरसात नहीं होगी तब तक नया खरपतवार नहीं उगेगा। जहाँ बीज डालेंगे वहाँ मॉइस्चर है, वहाँ नमी है, वहाँ से बीज उगकर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टाल सीड बेड है, बासी क्यारी बनाने से आप एक बार जो शुरुआती दौर फसल की जो होती है उसमें खरपतवारों से निजात पा सकते हैं। और जब 30-35 दिन पर हम पहली सिंचाई करेंगे उस समय अगर नया खरपतवार उगकर आता है तो वो जो है आपके फसल से नीचे दब जाएगा और हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भाई योजना बनाकर कुछ तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर करें तो कम लागत में खेती करके पैदावार बढ़ा सकते हैं। पलेवा करके, इससे खेत में उचित नमी रहने के साथ खरपतवारों के नियंत्रण में काफी लाभकारी होता है। खेत की जुताई, रबी फसल को बोने से पूर्व खेत की अच्छी तरह से जुताई करें। जुताई के लिए रोटावेटर, कल्टीवेटर का प्रयोग करें। इससे कम श्रम और समय में खेत की तैयारी आसानी से की जा सकती है। प्रामाणिक और उन्नत बीज ही बोएं। किसानों को चाहिए कि हमेशा प्रामाणिक और उन्नत बीज ही बोएं और बीज हमेशा विश्वसनीय दुकान या संस्थान से खरीदें। उचित बीज दर रखें। किसान भाई बीज संस्तुत मात्रा रखें, कम या अधिक बीज की बुवाई ना करें। बीज उपचार, आज के समय में कोई भी फसल कीट रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में बुवाई से पूर्व बीजों को FIR विधि से उपचारित करके बुवाई करें। मिट्टी जांच रिपोर्ट के अनुसार खेत में संतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग करें।
जैविक खाद और उर्वरकों के प्रयोग से लागत कम लगती है, पर्यावरण स्वच्छ रहता है। समय पर बुआई करें। समय पर बुआई करने से कम बीज लगता है और बीजों का जमाव अच्छा होता है। कीट रोग कम लगते हैं, पैदावार अच्छी मिलती है। फसल चक्र अपनाएं। खेत में फसलों की अदला बदली करके बोने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और कीट रोगों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। सिंचाई। फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करें। सिंचाई ड्रिप या स्प्रिंकल से करने पर बहुत ही कम पानी में अधिक क्षेत्र पर आसानी से सिंचाई हो जाती है, जिससे फसल उत्पादन में लागत कम लगती है और पैदावार अच्छी मिलती है। किसानों को मुनाफा अधिक होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। देश में हर साल धान का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन कटाई से लेकर भंडारण तक लगभग 10% धान खराब हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि किसानों को धान की कटाई, मड़ाई और भंडारण के सही तरीकों का अभाव होना। ऐसे में इस नुकसान को रोकने के लिए किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर ही धान की कटाई, मड़ाई और भंडारण करना चाहिए, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। विश्व में भारत धान उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में लगभग 50% से अधिक लोग आहार के रूप में चावल का उपयोग करते हैं। तो जो किसान भाई धान की जल्दी पकने वाली किस्मों की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल इस समय कटाई योग्य तैयार है। और जैसा कि धान की फसल की कटाई से लेकर भंडारण तक लगभग 10% तक नुकसान हो जाता है, इसलिए कटाई और कटाई के बाद धान में होने वाले नुकसान को कम करने की सबसे अधिक जरूरत है। किसान भाइयों, धान की कटाई उचित नमी और सही समय पर ही करनी चाहिए। जब धान की 85% बालियां सुनहरी हो जाएं और दानों में नमी का प्रतिशत 20 से 25% हो जाए, इसके अलावा दाने को मुंह में दबाने पर कट की आवाज आए, तो समझ लेना चाहिए कि फसल कटाई योग्य तैयार है। किसान भाइयों, फसल की कटाई के 10 से 15 दिन पहले खेत से पानी निकाल दें और इसके बाद कटाई करें। धान की कटाई मजदूरों या शक्ति चलित यंत्रों जैसे रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा की जाती है। मजदूरों द्वारा हंसिया से कटाई भी की जाती है। कटाई के बाद फसल को खलिहान में सूखने के लिए रखें, क्योंकि अगर कटाई के समय दानों में नमी ज्यादा होगी तो फफूंद लगने, कीड़े लगने और दाने के अंकुरण होने की समस्या ज्यादा हो जाती है। हंसिया द्वारा कटाई करने पर फसल को नुकसान काफी कम होता है और धान का पुआल भी अधिक मात्रा में मिलता है, परंतु हंसिया से कटाई काफी धीमी गति से होती है, जिससे कटाई पर आने वाला खर्च अधिक हो जाता है। वहीं कटाई के समय मजदूरों की कमी के चलते किसान शक्ति चलित मशीनों में रीपर और ट्रैक्टर चलित कंबाइन का प्रयोग धान की कटाई में करने लगे हैं, जिससे इंजन चलित मशीन धान को काटकर एक तरफ लाइन में लगा देती है, जिसे बाद में इकट्ठा किया जाता है। कंबाइन द्वारा धान की कटाई जमीन से काफी ऊपर से की जाती है। कटाई के साथ साथ मड़ाई और ओसाई भी हो जाती है, लेकिन कंबाइन से धान कटाई में पुआल का नुकसान होता है और काफी धान टूट भी जाते हैं। धान के टूट जाने के कारण ऐसी उपज का बाजार में अच्छा भाव नहीं मिलता है, परंतु कंबाइन की कटाई क्षमता काफी अधिक होती है, जिससे समय की बचत होती है और कटाई लागत भी कम आती है। किसान भाइयों, मड़ाई का काम मजदूरों द्वारा, पशु द्वारा और शक्ति चलित यंत्रों द्वारा कर सकते हैं। मड़ाई का काम फसल कटाई के बाद जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। मड़ाई के बाद धान के बीजों के साथ भूसा, धूल के कण और पुआल के टुकड़े रह जाते हैं,
जिसकी ओसाई पंखे की सहायता से या तेज हवा चल रही हो तो उससे भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान के भंडारण से पहले दानों में नमी की मात्रा 10 से 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा भंडारण के दौरान भी फफूंद लगने, कीड़े लगने या दाने के अंकुरण होने की समस्या हो सकती है। भंडारण के लिए सूखा और हवा रहित स्थान को चुनें और अच्छी तरह से सफाई करके गोदाम को कीट रहित रखें। अनाज को जिन बोरों में भरकर रखना है उन्हें भी अच्छी तरह से उपचारित कर लें या नए जूट या प्लास्टिक के बोरों का प्रयोग करें। भंडारण गृह में बोरों की छलियां दीवार से 3 फीट की दूरी पर लगाएं और बोरों को जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर या लकड़ी के गत्तों पर रखें, जिससे आपका अनाज कई दिनों तक सुरक्षित बना रहेगा। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि धान फसल की कटाई, गहाई और भंडारण करते हैं तो आप धान की फसल से अच्छी क्वालिटी की उपज लेकर उसे काफी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। अपने राज्य में किसान खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय करके अच्छी आय कमाते हैं, क्योंकि पशुपालकों को इनके दूध से रोजाना आय मिलती है। लेकिन पशुपालक इन पशुओं का दूध निकालते समय कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे दूध जल्दी खराब हो जाता है और पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप स्वच्छ दूध प्राप्ति के लिए कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह से। हमारा जो मुख्य विषय आज है ये है कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे किया जाए। देखिए, दुग्ध एक ऐसा पदार्थ है, वो जैसे ही हम गाय या भैंस से निकालते हैं वैसे ही उसमें बहुत सारे संक्रमण की संभावना बन जाती है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जिस पशु से हम दूध निकाल रहे हैं वो खुद एक संक्रमण का कारण बन सकता है, क्योंकि अगर वो बीमार पशु है तो वहाँ से भी संक्रमण हमारे दूध में आएगा। इसके अलावा जैसे अगर साफ नहीं है, दूषित है, वहाँ गोबर लगा है, मूत्र लगा है, तो उससे क्या होगा, या मिट्टी लगी है, उससे क्या होगा कि वो गोबर, मूत्र या मिट्टी जो थन पे लगे हुए हैं उनसे भी संक्रमण आने की पूरी संभावना है। फिर जो दूधिया है, जो दूध निकाल रहा है, अगर उसका हाथ साफ नहीं है, उसने हाथ साफ नहीं किया है दूध निकालने से पहले, अच्छे से नाखून वगैरह काटे नहीं हैं, तो भी संक्रमण की पूरी संभावना बनती है। फिर इसके अलावा जो बर्तन है, जिस बर्तन में दूध निकाला जा रहा है, उस बर्तन का साफ या स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। गंदे बर्तन में अगर हम दूध निकालेंगे तो कैसा भी दूध हो वो संक्रमित हो जाएगा। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में सिलसिलेवार हमें करना क्या चाहिए, तो हमें सबसे पहले बाड़े की सफाई करनी चाहिए दुकान के पहले, ताकि बाड़ा या उसके आसपास का जो वातावरण है वो दूषित ना रहे, साफ सुथरा रहे। फिर जानवर क्या है कि हम कई बार देखते हैं पूंछ इधर उधर भटकता रहता है या फिर और दूसरी एक्टिविटी करता रहता है, तो उसमें फिर हमें पूंछ वगैरह बांध के या पूंछ वगैरह साफ उसकी रखनी चाहिए। नहीं तो जानवर से कई बार जैसे बाल वगैरह भी झड़ते हैं, तो एक बार जानवर को आप साफ कर लें, अच्छे से धुलाई कर लें, उसके बाद आप दूध होने बैठें, ताकि उसमें गोबर ना गिरे, बाल ना गिरे, ये सब चीज़ें उसमें गिरने ना पाए। चाहिए जिस पशु से हम दूध लेने जा रहे हैं, स्पेशली उसका जो थन है, थन खूब अच्छे से साफ करें और थन के आसपास का एरिया जो है खूब अच्छे से उसको आप साफ कर लें। फिर दूधिया जो है प्रयास करें कि वो मास्क वगैरह भी बांध के रखे, क्योंकि खांसेगा, छींकेगा तो उससे दूध भी हमारा जो है वहाँ पर संक्रमित हो जाएगा। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें, ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दुहना चाहिए। हमें ये जरूरत है कि जो दूधिया है या जो संपर्क में आ रहा है व्यक्ति उस दूध के,
तो उसको एक बार स्क्रीनिंग करके हमें काम में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो खुद एक बीमारी कैरी कर रहा है और उस बीमारी को वो जानवरों को भी देगा और उस बीमारी को वो दूध में भी ले आएगा, क्योंकि खांसेगा, छींकेगा या दूसरी एक्टिविटी करेगा या हाथ साफ नहीं रखेगा। तो इससे क्या है, जैसे बहुत सारे बीमारी हैं, टीबी है, साल्मोनेला है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो दूध में आएंगी, दूध को संक्रमित करेंगी और इससे जो है सुरक्षित दूध का उत्पादन जो है वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो बर्तन है, बर्तन को खूब अच्छे से साबुन से या दूसरे चीज़ों से उसको साफ करना चाहिए, साफ करके और सूखा करना चाहिए। गीले बर्तन में दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो पानी उसमें रह जाता है वो अपने आप में संक्रमण का कारण बनेगा। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही हमको लगता है कि अब हमने स्वच्छ दूध जो है जानवर से ले लिया है, तो अब उसको हमें अच्छे से रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि उसको तुरंत हमें टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे उसको रखा जाए, चिलिंग टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं। तो 8 डिग्री के नीचे तुरंत हमको उसको चिल करना पड़ता है। चिलिंग टेम्परेचर जो 4 डिग्री या उसके आसपास जो रहता है, 4+- जो टेम्परेचर है, उसको सबसे उपयुक्त माना गया है दूध को रखने के लिए। इसीलिए हम देखेंगे कि जहाँ पर दूध का उत्पादन अच्छा है वहाँ लोग BMC बल्क मिल्क कूलर जो है उसकी व्यवस्था रखते हैं। फिर अगर दूध हम स्वस्थ पशु से भी लें तो कच्चा दूध इस्तेमाल में नहीं करना चाहिए और दूध को हमें कैसे पास्चराइज करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो स्वच्छ व सुरक्षित दूध का उत्पादन कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खुर्द, जिला धौलपुर के कृषक अमरजीत ने। आप परवल की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो अमरजीत जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अब सितंबर का महीना चल रहा है और ये एक उपयुक्त समय माना जाता है परवल की खेती के लिए। और परवल की खेती से पहले कि कैसे लगाएं उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन से प्रभेदों का चयन करना है। तो हमारे पास राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, हमारे पास स्वर्ण रेखा है, फिर हमारे पास स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण सुरुचि है। ये जो प्रभेद हैं ये बहुत अच्छे माने गए हैं और इनकी उपज भी अच्छी पाई गई है। अब प्रभेद सिलेक्शन के बाद हमें ये देखना ज़रूरी है कि किस तरह की मिट्टी में आपकी जो परवल की है खेती हो सकती है। तो परवल की खेती हमें हमेशा जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें करनी चाहिए। वैसे हर प्रकार की जो मिट्टी है उसमें हो जाती है, बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जल निकास की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। परवल को उगाने से पहले खेत में कम से कम 3 जुताई करनी चाहिए। खेत की जुताई करने के बाद पाटा जरूर लगाएं। अगर हम परवल को ऊंची भूमि पर बो रहे हैं तो 30 × 30 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोद लें। परवल का उत्पादन जड़ों की कटिंग करके रोपाई की जाती है। परवल की रोपाई जड़ों की संख्या के आधार पर होती है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 2500 से 3000 जड़ों के टुकड़ों की जरूरत होती है। परवल की जड़ों के टुकड़े की लंबाई 1 से 1.5 मीटर की होनी चाहिए। समतल भूमि पर इसकी जड़ों को 3 से 5 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोदकर बोया जाता है, जबकि गड्ढों या नालियों की मेढ़ों पर इसे 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। जब आप लगा लेंगे तो आपको उसमें थाला बनाना चाहिए। पौधे के अराउंड में पेरिफेरी में 1 फीट के आकार का आपको थाला बना लेना चाहिए ताकि आपकी जितनी भी पोषक तत्व हैं उसमें दिए जा सकें। अगर मैं पोषक तत्व की बात करूं, अगर पोषक तत्व की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रति थाला जो देना है वो हमें 20 ग्राम DAP देना है। फिर 200 से 250 ग्राम नीम की जो खल आती है वो हमें उसमें देनी है और 1 किलो आपकी जो गोबर की खाद होती है वो हमें उस थाले में मिला देनी चाहिए। परवल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए परवल की बुआई से पहले अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद की 20 से 30 टन की मात्रा को मिला दें।
इसके अलावा 50 किलो नीम की खली और 50 किलो अरंडी की खली को आपस में मिलाकर खेत की मिट्टी में मिला दें। इन सभी खादों के मिश्रण को खेत में मिलाने के बाद जुताई कर दें और फिर परवल की रोपाई करें। देखिए, जो आपका परवल है इसमें जो नर और मादा जो फूल है वो अलग अलग पौधे पर आता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा नर और मादा का जो रेशो है वो 1:19 या 1:20 होना चाहिए। तो इसका ध्यान आप जरूर रखें। बहुत सारे जो किसान लोग हैं वो अगर बीज के थ्रू आपका परवल लगाते हैं तो उसमें यही समस्या होती है कि उसमें जो नर या फिर मादा उसके जो पौधे हैं वो अधिक हो जाते हैं। तो इसीलिए हम जो मचान वाली विधि है जिसमें कि हम लताएं यूज करते हैं आपके बोने के लिए, उसमें ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक नर और 20 मादा के पौधे का जो हमें अनुपात है वो मेंटेन करना चाहिए। परवल की खेती में मिट्टी की नमी के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। कटिंग या जड़ों की रुपाई के बाद यदि मिट्टी में नमी हो तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद जल निकासी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। खरपतवारों की रोकथाम। जब लताएं ऊपर की ओर फैलती हैं तो अनचाहे उगे हुए खरपतवार की निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। ठंड का मौसम समाप्त होते ही पौधे की जड़ों के पास निराई गुड़ाई करके मिट्टी गीली करके पोली कर देना चाहिए। ऐसा करने से खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फिर अगर हम देखते हैं कि जब कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं, जो फ्रेश कल्ले होते हैं आपके परवल के, वो अगर निकलने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें मचान बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ एक मचान से दूसरे मचान के बीच में हमें 50 सेंटीमीटर का जो रास्ता है वो भी छोड़ना चाहिए, ताकि आपकी जो दबा छिड़कने का जो मतलब रास्ता है वो वहां से मिल पाए। जो भी अलग सस्य क्रियाएं हैं वो भी हमारी उसके थ्रू हो पाए। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800 8892 163